साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल GR स्टडी हब में। साथियों, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था जिसमें वैदिक सभ्यता, जिसमें पूर्व वैदिककालीन सभ्यता हमने पूर्ण रूप से की है। अब आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम, जिसमें उत्तर वैदिक काल पर विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। साथियों, आपका प्यार और सहयोग इस GR स्टडी चैनल पर बनाए रखें। हम आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जो तैयारी है उसमें शानदार प्रदर्शन करने का एक अवसर प्रदान करेंगे। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल। देखो साथियों, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, जब भारत में आर्य का आगमन होता है तब वहां पर जो नई संस्कृति का, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है, उसके बाद आर्य आते हैं। आर्य जब आते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, जैसे स्थानीय लोगों का और जो उनके साथी लोग हैं उनका। तो फिर जैसे जैसे उनकी जो संस्कृति का विकास हुआ है उसमें लोग धीरे धीरे छोटे छोटे कबीलों में रहना शुरू करते हैं। जो कबीलों को या जो परिवारों का समूह, उसको हम जन कहते हैं। उस जन में कोई विशेष रूप से राजा या किसी साम्राज्य का हमें विस्तार नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आते हैं वहां पर जो जन है वो जन जनपद की ओर अग्रसर हो जाता है। फिर पूर्व वैदिक काल में स्त्रियां जो सभा और समितियों में भाग लेती थी, लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को बहिष्कार कर दिया गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो वैदिक काल में जो कर, यानी जो जनता अपने राजा या सरदार या पुरोहित को जो भी स्वेच्छा से कोई भी चीज देते थे वो अब जरूरी हो गई। उत्तर वैदिक काल में बिल्कुल जरूरी है। उसके जगह पर बलि के स्थान पर एक बागकर हो गया, और जो बागकर को एकत्रित करता था उसको कोषाध्यक्ष या बागदूत कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल। तो हमारा चल रहा है प्राचीन इतिहास भारत का। प्राचीन इतिहास, किसका इतिहास चल रहा है? भारत का प्राचीन इतिहास, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता में पढ़ा था। तो शुरू करते हैं साथियों, भारत का प्राचीन इतिहास। भारत का प्राचीन इतिहास, इसमें हमारा चल रहा है पूर्व वैदिक काल, हमारा पूरा हो गया। आज की जो हमारी हेडिंग है वो है उत्तर वैदिक काल, यानी पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की ओर लोगों का आगमन कैसे हुआ उस पर हम विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। साथियों, पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत जो हमें बर्तन मिले हैं वो मिट्टी के बर्तन है, और वो लाल बर्तन थे, जिसका ये तो या तो आग से पकाया जाता था या किसी और सामग्री से। तो यहाँ जब उत्तर वैदिक काल में हम आते हैं तो यहाँ से जो दूसर यानी काले बर्तन मिलते हैं, जिसमें और जो पूर्वकालीन वैदिक सभ्यता है उसमें कांस्य और टीन का उपयोग था। उसी के औजार बनते थे, उसी की वस्तु बनती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते थे इस लोगों ने लोहे का आविष्कार कर लिया था। लोहे के लिए इन्होंने कृष्ण अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले लोहे का जो प्रमाण है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास में पाकिस्तान में मिलता है। तो हम इस उत्तर वैदिक का काल देख लेते हैं। सबसे पहले इसका काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये इसका उत्तर वैदिक काल है। आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि उत्तर वैदिक काल का जो समय है या काल है वो कब से कब है, तो आपको 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक बताना है। अब इस उत्तर वैदिक काल में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या नहीं आए, वो हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें कैसे मिलती है? जानकारी मिलती है दूसर मृदपांड, यानी जो ये दूसर मृदपांड है ये पहले लाल कलर के थे, लेकिन ये अब काले कलर के मिलते हैं। इनमें धातुओं का प्रयोग होने लगा। फिर जन के स्थान पर जनपद का उल्लेख, यानी पहले जो आर्य थे वो छोटे छोटे परिवार या कबीले में रहते थे। अब उनका जो उस कबीले को हम जन कहते थे, और जन का नया शब्द आ गया जनपद। और जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल को पूरा करेंगे, जब मौर्य संस्कृति या इसके आगे की जो भी संस्कृति आएगी उसमें जनपद, महाजनपदों का उल्लेख आ जाएगा। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे, लोहे की जानकारी, यानी जो पूर्व वैदिक काल के जो लोग थे वो लोग कांस्य और
कठिन जो धातु थी उनके अस्त्र शस्त्र बनाते थे या उनकी जो जानकारी थे। लेकिन जब उत्तरवैदिक काल में जो आते हैं तो लोहे की जानकारी हमें मिलती है। लोहे की जानकारी मिलती है तो कृषि में जो हल है उनमें लोहे का उपयोग किया गया है, जिससे जमीन की खुदाई और जो फसलों की बुआई है वो आसानी से हो जाती थी। और जैसे जैसे इसका विकास होता गया, यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ नई तकनीकी आएगी तो हम उसमें हमारा सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद में लोहे का उल्लेख मिलता है, जिसे अयस कहते हैं। यानी लोहे को एक नया शब्द प्रदान किया गया जिसको हम अयस या इसी को हम कृष्ण अयस या श्याम अयस के नाम से जाना जाता है। यानी इस लोहे को नया शब्द प्रदान किया गया है। तो उत्तरवैदिक काल की जानकारी हमें कैसे मिलती है? जो दूसरे मृतभांड है वहां से हमें मिलते हैं कि ये जो पूर्व वैदिक काल संस्कृति का नया अध्याय शुरू हुआ है उसमें ये उत्तर वैदिक शुरू हुआ है। यानी जो वैदिक सभ्यता है उसका दूसरा पार्ट दूसरे मृतभांडों की जानकारी मिलती है तब से शुरू होता है। और यहाँ पे जो जन था यानी कबीलों के समूह को जन कहते थे, उसके स्थान पर अब जनपद का उल्लेख मिलता है। यहाँ लोहे की जानकारी मिलती है तथा साथ ही साथ उत्तरवैदिक काल में यजुर्वेद में सबसे पहले लोहे की जानकारी मिलती है हमें, जिसे अयस या जिसे हम श्याम अयस या कृष्ण अयस भी कहते हैं। इस उत्तरवैदिक काल में जो साहित्य है, जो उत्तरवैदिक काल के जो हमें साहित्य मिले हैं वो कौन कौन से साहित्य मिले हैं? जिसमें है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्य, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, अरण्य, ब्राह्मण। यानी ये जो उत्तरवैदिक काल के जो साहित्य हमें प्राप्त होते हैं, वैदिक काल में ओनली फॉर ऋग्वेद का ही उल्लेख है, लेकिन उत्तरवैदिक काल में आते आते सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, अरण्य, ब्राह्मण इन सभी साहित्यों की हमें जानकारी मिलती है। तो इस आधार पर कहते हैं जो साहित्य में बदलाव हुआ है उस आधार पर हम कहते हैं युद्ध उत्तरवैदिक काल की शुरुआत हुई है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे हम कि सतपथ ब्राह्मण इसका जो प्रमुख राजा था, यानी उत्तरवैदिक काल का जो राजा उत्तरवैदिक काल में एक राजा हुआ था जो सबसे प्रमुख था, जिसे हम मर्त्युलोक का देवता भी कह सकते हैं। उसका नाम है परीक्षित। मर्त्युलोक का देवता। ये जो राजा था मतलब प्रमुख था, उत्तरवैदिक काल का जो प्रमुख परीक्षित था वो मर्त्युलोक का देवता कहलाता था। इसमें साहित्य में बदलाव हो गया और भी बदलाव हुआ। जैसे ऋग्वैदिक काल में जब आर्यों की जो संस्कृति थी वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए सिंध, पंजाब तक सीमित थी। उसके बाद जब उत्तरवैदिक काल में जैसे जैसे लोगों का फैलाव हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, तो इसका जो भारत में जो मुख्य स्थान था, केंद्र स्थान था वो था मध्य प्रदेश। यानी आर्यों का जो केंद्र था वो था मध्य प्रदेश मुख्य रूप से। और बाकी जैसे उत्तर में हिमालय की और दक्षिण में यमुना का दोआब या मुहाने तक, उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा यमुना तक का इनका जो दक्षिण में आता है नर्मदा नदी का मुहाना तक, और पश्चिम में वापस हम पूर्व में जाते हैं तो गंगा नदी के जो अंत तक इनका जो आर्य का फैलाव था। अब इसमें आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं? राजनीतिक बदलाव क्या हुआ है, सामाजिक बदलाव क्या हुआ है,
धार्मिक बदलाव क्या है उत्तरवैदिक काल में, वो हम सारी बातों पर एक एक हम वर्णन करेंगे। उत्तरवैदिक काल में जो सबसे विकसित राज्य था, विकसित राज्य, जो सबसे विकसित राज्य था वो था पांचाल। ये सबसे विकसित राज्य था। आपको पूछ लिया जाएगा उत्तरवैदिक काल का जो सबसे विकसित राज्य कौन है, तो वो है पांचाल। और सबसे जो राजा में प्रमुख कौन है, वो है परीक्षित, जो मृत्यु का देवता। या आपको ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि उत्तरवैदिक काल में मृत्यु का देवता किसे कहा गया है, तो आपको बताना है परीक्षित को। ठीक है, अब हम इसके सबसे पहले हम राजनीतिक विशेषताओं पर वर्णन करेंगे कि ऐसा क्या राजनीतिक वर्णन या राजनीतिक क्या बदलाव आया। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राजनीतिक बदलाव जो ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें राजा को जो समिति होती थी उसका चुनाव करके राजा को हम बनाया जाता था, लेकिन वो किसी समय वो उसका पद वंशानुगत नहीं था। लेकिन जब जो उत्तरवैदिक काल शुरू होता है तो राजा का पद वंशानुगत हो जाता है तथा जो उसके उच्च श्रेणी के जो मंत्री हैं उनसे सीधा उनका संपर्क हो जाता है। और उस जब पूर्व वैदिक काल में जो बलि या जो कर था वो जनता स्वेच्छा से दी जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये बलि नामक जो कर था उसके साथ साथ एक कर और भी इन्होंने जोड़ दिया है जिसे हम कहते हैं बाघ कर। और बाघ कर को जो संग्रह करने वाला था उसको कहते हैं बाघदूत या कोषाध्यक्ष। तो उसमें काफी चीजें बदलाव आई है, तो हम एक एक चीज की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये राजनीतिक व्यवस्था। देखो पूर्व वैदिक काल में युद्ध गायों के लिए होता था, तो सबसे मुख्य चीज युद्ध गायों के लिए ना होकर क्षेत्र के लिए शुरू हुआ। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो पूर्व वैदिक काल में जो लोग गाय को अपने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या पालतू पशु या जो सबसे इंपॉर्टेंट पशु था वो था गाय, जिसको अग्रणी माना गया, बिना मारने वाला पशु था। अब जो उस टाइम युद्ध होते थे वो गायों के लिए होते थे, लेकिन ऋग्वैदिक काल में युद्ध गायों के लिए ना होकर क्षेत्र के लिए शुरू हो गए थे। अब उसमें जन के स्थान पर जनपदों का उल्लेख, यानी जो पूर्व वैदिक काल की जो संस्कृति थी उसमें छोटे छोटे परिवार कबीले रहते थे, उनको हम जन कहते थे। अब जो उत्तर वैदिक काल में इनको हम जनपद कहना शुरू हो गए। फिर राजा का पद वंशानुगत हो गया, यानी जो राजा का पद था सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि राजा का पद कैसा है, वंशानुगत। और पूर्व वैदिक काल में सभा और समिति द्वारा किसी राजा को तय किया जाता था, तो राजा का पद वंशानुगत हो गया। फिर इसमें आगे बलि नामक कर के साथ भाग नामक कर की चर्चा होती है। यानी उस समय जो पूर्व वैदिक काल में एक कर मिलता था या जो जनता अपने जो मुखिया होता था, ठीक है, जिसको हम सरदार भी कह सकते हैं या राजा दो जो भी था, उसको जो ये बलि नामक कर वो अपनी स्वेच्छा से देते थे, जिसमें अनाज फल फूल सब्जियां कुछ भी था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते वो जो चीज स्वेच्छा से मिल रही वो बलपूर्वक ग्रहण करना शुरू कर दिया। उसी के साथ साथ ये जो भाग नामक कर है इसको भी शुरू कर दिया था। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे कि इस भाग नामक कर को कौन एकत्रित करता था। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहे, ठीक है। दोस्तों समय बहुत कम है, आपके पास ओनली फॉर 59 डेज बचे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। और ये जो आपके पास सुनहरा समय है ये हमेशा बार बार नहीं आने वाला। फिर आप अपनी किस्मत को मत कोसना कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, या फिर और भी बहुत सारी, जैसे कि मैंने जोधपुर से नहीं, मैंने फॉर्म जयपुर से लगा दिया है, वहाँ मेरिट ज़्यादा रह गई, वहाँ ओबीसी की सीटें कम थी, एससी की सीटें कम थी, जनरल की कम थी। इस प्रकार से बहाने नहीं चाहिए। आपको आपका जो टारगेट है कि मुझे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ही जाना है, तो आपकी ये फर्स्ट एंड लास्ट वैकेंसी होनी चाहिए। दोस्तों
यदि आप अपना समय गवाओगे और इतना अच्छा शानदार आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी आपको जो कॉलेज के एग्जाम है वो भी नहीं है और किसी भी प्रकार के आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, बस ओनली फॉर आपको 2 महीने यानी 60 दिन में आप जितना कर सको उतना कर दिखाओ। दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत जल्द आपके सामने हम आपके टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। बहुत जल्द आपके सामने टेस्ट सीरीज ज्वाइन होगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यदि चाहते हो कि 5 दिन के अंदर अंदर टेस्ट सीरीज शुरू हो जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोगों को बताओ कि ये जीआर स्टडी हब राजस्थान पुलिस के लिए एक रामबाण औषधि उत्पन्न करने वाला है, ठीक है ना, और लोगों के लिए बहुत ही शानदार और जो अपने जीवन को बनाने के लिए इनका जो महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। तो हम आगे बात करेंगे कि इस भागकर को कौन संग्रहण करता था। नेक्स्ट है भाग नामक कर को या बलि कर को जो भी संग्रहित करता था, नामक कर को संग्रहित भागदूत या कोषाध्यक्ष संग्रहण करता था। सभा व समिति में राजा पुरोहित व धनी व्यक्तियों का प्रभुत्व, स्त्रियों को सभा समिति से बहिष्कार किया गया। यानी पूर्व वैदिक संस्कृति के अंतर्गत स्त्रियों को सभा और समिति में जाने की आज्ञा थी। वो पुरुषों के साथ साथ किसी विचार विमर्श या किसी समस्या के जब उनकी मंत्रणा होती थी तो स्त्रियां भी उनके साथ भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा और समितियों से बहिष्कार किया गया। और जो सभा और समिति में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे उनमें सब आज सिर्फ और सिर्फ राजा पुरोहित और धनी व्यक्तियों का ही वर्चस्व रहा है। फिर जो कर जो संग्रहण करता था उसको हम भागदूत कहते हैं, भागदूत को कोषाध्यक्ष भी कहते हैं। अब इसमें आगे सभा और समितियों से बहिष्कार कर दिया था। राजा का उच्च अधिकारियों से सीधा संपर्क, यानी जो भी उस राज्य के जो उच्च अधिकारी थे, जैसे पुरोहित है, धनी व्यक्ति है या गुप्त जो भी द्वारपाल है या जो सैनिक व्यवस्था का जो सेनापति है या कोषाध्यक्ष, उनका सीधा संपर्क राजा से था, ठीक है। अब इसमें एक चीज और, राजा की शक्तियों को बढ़ाने के लिए राजसूय, अश्वमेध व वाजपेयी यज्ञों को बढ़ावा मिला। यानी इस समय राजा की जो शक्तियां उसको बढ़ाने के लिए राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। लेकिन जो पूर्व वैदिक काल में उसमें ये यज्ञ किए जाते थे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध, ये उस समय जनता के कल्याण और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये सारे किए जाते थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब इसमें एक चीज और आती है, यानी राजा इस समय भी स्थायी सेना नहीं रखता था। सभा और समितियों से स्त्रियों को बहिष्कार किया गया था और सभा समिति में राजा पुरोहित धनी व्यक्तियों का प्रभुत्व था। अब इसी क्रम में हम आगे लिखेंगे इंपोर्टेंट चीज, इसी काल में राजा स्थायी सेना नहीं
रखता था। यानी उत्तर वैदिक काल में भी राजा स्थायी सेना नहीं रखता था। इस काल में दो शब्दों का उल्लेख होता है, दो शब्द का उल्लेख, स्वपति व सतपति। ये दो शब्द आते हैं हमारे सामने, स्वपति और सतपति। इन दो शब्दों का क्या उल्लेख है? जो सीमांत प्रदेश का अधिकारी होता था, ये सीमांत प्रदेश का अधिकारी, और ये होता था 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी। यानी ये दो शब्द काफी बार एग्जाम पूछा गया है कि सतपति किसे कहा गया है, या 100 ग्रामों के समूह के अधिकारी को हम क्या कहते हैं, वो है सतपति, और जो सीमांत प्रदेश का अध्यक्ष होता था उसको हम स्वपति कहते हैं। अब इसमें एक चीज और, राजा का जो क्षेत्र है, इस काल में कबीलेई ढांचा टूटकर क्षेत्र की ओर विकसित हुआ। यानी जो छोटे छोटे कबीलेई ढांचे थे उनका टूट गया है, और उत्तर वैदिक काल में आते थे उनका जो विकसित है, उनका जो क्षेत्र है उनमें बढ़ावा मिला। तो आपको मैंने बता दिया कि युद्ध गायों के लिए नहीं होता था, क्योंकि गायों को इतनी इंपॉर्टेंस इस उत्तर वैदिक काल में नहीं दी जाती थी। युद्ध गायों के स्थान पर अब क्षेत्र, यानी एक दूसरे क्षेत्र पर अधिकार करने में लगे हुए थे। और जो स्वपति है वो सीमांत प्रदेश का अधिकारी है, और सतपति, ये दो प्रमुख अधिकारी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है आप, ठीक है ना। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि 100 ग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, तो आपको ये विस्पति, विष, गणपति ऐसे वर्ड, लेकिन आपको याद रखना है ये सतपति, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है राजा की सहायता के लिए उच्च कोटि के अधिकारी जिन्हें रत्नीन कहते हैं। एक चीज और, रत्नीन किसे कहते हैं, काफी बार पूछा गया है, आरएस में एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, और जो सेकंड ग्रेड में पूछा गया है ये राजा के उच्च अधिकारियों को रत्नीन कहा गया है। यानी राजा के जो उच्च अधिकारी थे उनको हम रत्नीन कहते हैं, जो इनकी सहायता करते थे। क्या करते थे? राजा की सहायता करने वाले जो अधिकारी थे उनको रत्नीन कहते थे। जैसे अधिकारी किस किस के, जैसे कोषाध्यक्ष हो वो कर इकट्ठा करता था, द्वारपाल द्वार की रक्षा करता था, जो सेनानी था, जो सेनापति था, वो सेना का वर्चस्व युद्ध के समय करता था। और भी बहुत सारे अधिकारी हमारे सामने है, जैसे पुरोहित है, ठीक है, ब्राह्मण है। ऐसे जो उच्च अधिकारी थे जो राजा की सहायता करते थे उनको एक नया शब्द दिया गया, वो है रत्नीन। तो दोस्तों आज हमने उत्तर वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर हम विस्तार पर वर्णन किया है। इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं कि जो उत्तर वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था पूछी जाएगी उसमें जो सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं और मेरी जो पूरी टीम जीआर स्टडी हब की, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपको इस बेरोजगारी रूपी समुद्र से बाहर निकाल कर रोजगारी रूपी समुद्र में फेंकना है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।